हेलो दोस्तों, यूसीएस सिक्स ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का अध्याय 5 में जानेंगे पृथक्करण के क्वेश्चन आंसर पर। यानी आज जो इस सेशन में बात होने वाली है, इस अध्याय से सभी क्वेश्चन आंसर पर बात होगी, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम पर चर्चा कर लिया है और उसको अच्छी तरह पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वो थ्योरम के वीडियो नहीं देखा होगा, उस परिभाषा यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरी दिया गया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज उसे जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट से उस थ्योरी को देखने के बाद से आपको क्वेश्चन आंसर पर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो आज हम इस सेशन में स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि प्लीज आप अपने कलम और कॉपी ले लें, क्योंकि इसमें क्या होगा कि थ्योरी में क्या होता था कि उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी होता था, उसको आपको लिखना होता था, लेकिन इसको यानी क्वेश्चन आंसर का जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन को लिखना होगा। तो इसलिए आप कलम और कॉपी अपने साथ लेकर बैठें और जो हम आंसर बोले उसको आप वीडियो को पॉज कर और उसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग देख रहे हैं कि सही उत्तर को चुनिए, यानी कि वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थ में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। यानी वे पदार्थ जो पानी और अन्य तरल पदार्थ में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है आपको घुलनशील, अघुलनशील, थिरारना और निथारना। यानी आपको 4 ऑप्शन दे दिया है और उसमें आपको चूज करना है कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, घुलनशील होगा, क्योंकि दिया हुआ है कि वे पदार्थ जो द्रव या अन्य तरल पदार्थ में घुल जाते हैं। तो घुलने की बात कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घुलने की बात, यानी जो घुल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घुलनशील बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, घुलनशील। क्या हो जाएगा, घुलनशील यहाँ पर आंसर के रूप में हमें प्राप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर पर। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी जो भी हम लोग पदार्थ होता है उसमें जो अवांछनीय अवयव मौजूद होते हैं उसको हमको शुद्ध रूप में लाना होता है। इसके लिए क्या क्या विधि है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ को अलग करते हैं। ये सब बातें हम लोगों ने थ्योरम में चर्चा कर लिया है, लेकिन यहाँ पर भी मैं बतला दूं कि जो हमारा ऑप्शन दिया है कि वाष्पीकरण, चुनना, छानना, इनमें से सभी, यानी जो पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया है ये क्या क्या है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा घ नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी। क्योंकि क्या है जी बाबू कि हम लोग जो पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया है वाष्पीकरण विधि से भी अलग करते हैं, और चुनकर भी हम लोग अलग करते हैं, और छानकर भी हम लोग अलग करते हैं। यानी शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करना हो तो इन सारी विधियों से हमें क्या होता है, गुजरना पड़ता है। यानी इन सभी विधियों से हम लोग उपयोग कर अपने शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करते हैं। तो इनमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो इस तरह हमारे 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि चुनकर भी हम लोग अलग करेंगे, वाष्पीकरण करके भी अलग करेंगे, छानकर भी अलग करेंगे। ये सब पदार्थ की अलग करने की विधि है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया हुआ है कि जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया क्या कहलाती है। यानी आपसे क्वेश्चन कहा है कि जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन सुनिए और उसको ध्यान पूर्वक सुनिए और उसको अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। पृथक्करण, निथारना, थिरारना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आंसर हमारा थिरारना होगा। थिरारना क्यों होगा बाबू, क्योंकि आपसे कहा है कि जल में घुलनशील और कुछ पेंदे में बैठने की प्रक्रिया कर रहा है। तो जो जल में पेंदे में बैठता है यानी उसका कुछ ना कुछ
अवशेष बचता है वो क्या है जी, वह बिस्मार्क मिश्रण का उदाहरण है कि वह अपना पूरा अस्तित्व नहीं खो रहा है, वह क्या हो जा रहा है, उसका कुछ भाग ही जल में घुल रहा है और कुछ भाग पेंदे में, यानी पेंदे में जाकर जो गिलास का, मान लीजिए ये गिलास है और गिलास का पेंदे में क्या हो जा रहा है, बैठ जा रहा है। तो गिलास के जो पेंदे में बैठेगा और उस पदार्थ को हम लोग अलग करेंगे तो इसको जो, यानी जो पदार्थ हमारा पेंदे में बैठा है और जो शुद्ध प्राप्त पदार्थ ऊपर निथारना पर मिला है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, थिरारना। क्या करेंगे बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थिरारना। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थिरारना। कि जो ये प्रक्रिया है हम लोगों ने फिगर के माध्यम से भी देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि एक विलयन जल में गिलास के, कांच के गिलास में तैयार किया गया है और जब तैयार कर लिया गया है और इसको हम लोग गिलास को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, तो इसमें पेंदी में जाकर कुछ अवशेष उसका विलयन का बच जाता है और जो अस्थिर, यानी जो पदार्थ हमारा शुद्ध पदार्थ होता है वह गिलास के ऊपर रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने 3 नंबर भी अपने क्वेश्चन को आंसर के रूप में प्राप्त कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने, इसको थिरारना है बाबू, इसको लिख लीजिएगा, अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा क्योंकि हम लोग इस सेशन में बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है आपसे कि थिरारने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, इसके पहले वाले में हम लोगों ने चर्चा किया था ना कि जो थिरारना प्रक्रिया है इसमें क्या है कि एक कांच की गिलास लीजिए और उसमें कुछ ठोस द्रव्य, थोड़ी ठोस पदार्थ को लीजिए और उसको मिलाइए। जैसे मिट्टी का ढेला हो गया, उसको मिलाइए। मिलाने के बाद से आपको मालूम चलेगा कि मिट्टी का ढेला इतना सा था और जब वो जल में जाएगा तो घुल जाएगा, यानी उसका महीन छोटा छोटा कण बन जाएगा, छोटा छोटा कण बन के रूप में बन जाएगा और क्या हो जाएगा, उस विलयन को, यानी उस मिश्रण में वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन वो पूरा वो मिट्टी उस जल में नहीं घुल सकता है। क्यों नहीं घुल सकता है, क्योंकि ये बिस्मार्क हो गया, इसका निश्चित अनुपात नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी का कण होते हैं, जो बड़े रूप होते हैं, वो क्या होते हैं, नीचे बैठना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो जल यहाँ पर, ये मान लीजिए ये मेरा ये गिलास हो गया, क्या हो गया बाबू, ये गिलास हो गया, ये देखिए एकदम फिगर मस्त से देखिए। और इसमें क्या है जी, हमने ये जल भरा है, यहां तक हमने जल भरा है, जल भर दिया है और इसमें क्या करेंगे, हम छोटा सा मिट्टी का ढेला डाल देंगे। ढेला डाल दिए, यहाँ पर ढेला डाल दिए ढेला और इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद से ये क्या होगा, छोटे छोटे कण में टूट जाएगा, छोटे छोटे कण में टूट जाएगा और पेंदी में जाकर ये बैठ जाएगा और कुछ भाग ही इस जल के साथ घुले रहेंगे और कुछ समय के बाद से वो भी कण क्या हो जाएंगे, उस पेंदी में जाकर यहाँ पर बैठ जाएंगे। यानी इस पेंदी में क्या हो जाएंगे, पूरे मिट्टी के कण बैठ जाएंगे। यानी कुछ समय के लिए हम छोड़ देंगे उस गिलास को छोड़ने के बाद से जब देखिएगा कि वो क्या हो गए, वो ढेला तो इतना सा था लेकिन इसमें घुला और घुलने के बाद से जब हम गिलास को कुछ देर के लिए छोड़ दिए, उस पर कुछ समय बिता दिए, तो क्या हो गया, इस मिट्टी का जो कण था वो पेंदी में जाकर बैठ गया। पेंदी के बैठने की प्रक्रिया जो है और जो यहाँ पर हमारा शुद्ध जल प्राप्त होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं थिराना। क्या बोलते हैं बाबू, थिराना। ये तो हमारा प्रक्रिया थी थिराना। तो इसके बाद से, यानी थिराने की प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है, यानी थिराने के बाद, आपसे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, थिराने के बाद जमे जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है। यानी यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है, तो ये तो थिराना हो गई, क्या हो गई, ये तो थिराना हो गई। लेकिन ये जो हमारा द्रव्य है इसको अलग करने की प्रक्रिया हम लोग क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे बाबू, इसको लिखेगा कि निथारना। यानी यहां से हम लोग जल को जब हम लोग अलग करेंगे, इसको हम लोग अलग करेंगे, जब जल को हम लोग अलग करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे निथारना। क्या करिएगा, निथारना। यानी यहाँ पर अस्थिर था तो थिरारना, लेकिन इस द्रव को जब हम अलग दूसरे पात्र में ढार दे रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, निथारना। तो आपका 4 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा, निथारना। यहाँ पर हमारे आंसर के रूप में क्या प्राप्त हो जाएगा बाबू, निथारना। ठीक है, इस तरह अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि है, यानी कौन सी विधि बेहतर है। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन है चुनना,
चालना, निथारना, क्रोमेटोग्राफी, यानी क्रोमेटोग्राफी दिया है और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? चुनना, क्योंकि मिश्रण जब कम होगा तो उसको हम लोग सिर्फ चुनकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 5 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा बाबू? चुनना। यहाँ पर लिख लीजिएगा, चुनना हमारा क्या हो जाएगा? आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी आपको खाली स्थान दे दिया हुआ है और कह रहा है कि आपको इसको पूर्ति करना है। तो देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं 2 के 1 में देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया। 2 के 1 में देखेंगे कि कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं कि कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 2 के क में देखेंगे, गेहूं के दानों को भूसियों से अलग करने की विधि खाली स्थान कहलाती है। यानी जो गेहूं के दाने होते हैं और भूसी यानी भूसा से अलग करने की प्रक्रिया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी क्या कहते हैं? जब हम लोग वो गेहूं के दाना और भूसा मिला रहता है तो उसको, उस मिश्रण को जब हम लोग अलग करेंगे तो उस अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग ओसाना कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ओसाना कहते हैं, क्योंकि जो अलग करेंगे तो वो ओसाकर ही उसको हम लोग अलग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ओसाना। यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा बाबू, ओसाना। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि समुद्र के जल से नमक खाली स्थान विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी जो समुद्र का जल होता है उससे हम लोग नमक तैयार करते हैं। क्या करते हैं बाबू? नमक तैयार करते हैं। और जो नमक तैयार करने की प्रक्रिया है, यानी वो किस विधि से हम लोग नमक प्राप्त करते हैं, उसको आपको बतलाना है। तो नमक तैयार करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? उस जल को वाष्पित करते हैं। क्या करते हैं बाबू? वाष्पित करते हैं, यानी जल को इकट्ठा कर लेते हैं। जल को इकट्ठा करने के बाद से उस पर वाष्पन करवाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन करवाते हैं या उसको फैक्ट्री में या बीकर में वाष्पन कराएंगे। तो अधिकांश क्या होता है, जब हमें बहुत अधिक मात्रा में समुद्र के जल इकट्ठा करके उसको हम लोग वाष्पन सूर्य के प्रकाश में ही करा लेते हैं। उससे क्या होता है कि समुद्र का जल यानी ऊपर उड़ जाता है और जो नमक उसमें मौजूद होते हैं वह नीचे बैठ जाते हैं, ठोस रूप में प्राप्त हो जाते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? नमक प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर? वाष्पीकरण। क्या होगा आंसर बाबू? वाष्पीकरण। तो यहाँ पर लिखिएगा वाष्पीकरण। ठीक है, जब हम ये नमक की प्रक्रिया गुजारते हैं, नमक प्राप्त करते हैं, किसके कारण? वाष्पीकरण विधि के कारण। ठीक है, उसके बाद से देख रहे हैं कि चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की क्रिया कहलाती है। यानी चाय की पत्ती है, उसको चाय की पत्ती है जो चाय से अलग करने की क्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो आपने या कोई भी व्यक्ति जो चाय बनते हुए देखा होगा तो महसूस कीजिए कि जो चाय पत्ती होती है तो उसको क्या किया जाता है? चाय बनाने के लिए डाला जाता है। चाय बनाने के लिए डाला जाता है ना। और जब चाय बनकर तैयार हो जाती है तो जो उसको हम लोग अलग करते हैं, यानी किस विधि से अलग करते हैं? छानकर ही ना अलग करते हैं। वो छननी होता है, उसमें क्या करते हैं? चाय को डालते हैं और चाय को डालते हैं यानी चाय और चाय पत्ती के मिश्रण बना होता है उसको हम लोग डालते हैं तो चाय हमारा नीचे प्राप्त हो जाता है और छलनी में जो हमारा होता है वो चाय पत्ती उसी पर रुक जाता है, जिससे हम लोग बिक देते हैं ना, और सिर्फ चाय हम लोग पीते हैं। तो ये जो अलग करने की प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या करेंगे वहां पर? तो वहां पर आपका आंसर हो जाएगा छानना। क्या हो जाएगा बाबू? छानना। ठीक है, छानना आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से देख रहे हैं अब हम लोग 4 नंबर में तो दिया हुआ है क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधे में पाई जाने वाली दवाइयों को खाली स्थान करने में किया जाता है। यानी क्रोमेटोग्राफी जो है उसका उपयोग पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवाइयों की मात्रा यानी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? ज्ञात करने के लिए कि इसमें कौन सी मात्रा है कि नहीं है। इसको हम लोग किसके अध्ययन के लिए करते हैं? ज्ञात यानी मालूम करने के लिए करते हैं कि इसमें कितना मात्रा है कि नहीं है, इसका रंग कैसा है, इसका रूप कैसा है, ये सब क्या है, उसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किस लिए करते हैं? दवाई की मात्रा यानी उसके जांच के लिए करते हैं कि इसमें कितना क्या क्या इसमें मौजूद है।
ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा घ नंबर में, यहाँ पर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा, ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से देख रहे हैं हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 यानी प्रश्न उत्तर की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आप अपने नोटबुक को अपने सामने रखिए और हम जो बोलने वाले हैं वो आंसर के रूप में आप अपने नोटबुक में वीडियो को पॉज कर 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 उसको नोट कीजिएगा। क्या कीजिएगा बाबू, नोट कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है जी, अब इसमें देखेंगे कि दिया हुआ है कि मिश्रण से अवयव को अलग करने की जरूरत क्यों है। यानी जो भी हमारा मिश्रण है उसमें जो अवयव मौजूद होते हैं उसको अलग करने की जरूरत क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा और इसका आंसर इस तरह लिखिएगा कि मिश्रण से अवयव को क्या बोलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि मिश्रण से अवयव को अलग करने की जरूरत क्यों है। यानी मिश्रण से अवयव को अलग करने की जरूरत क्यों है और इसको हम लोग अलग क्यों करते हैं, इस पर आपको बतलाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि मिश्रण से अवयव को अलग करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मिश्रण अनेक हानिकारक पदार्थ से मिले होते हैं। यानी मिले या घुले होते हैं। यानी जो भी हमारा मिश्रण होता है उसमें क्या होता है, अनेक हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं और उसमें क्या होते हैं, घुले होते हैं। यदि मिश्रण से अलग नहीं किया जाए तो ये क्या होते हैं, स्वादहीन हो जाते हैं या हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं या हानि पहुंचा सकते हैं। जैसे चावल दाल में कंकड़ मौजूद हो तो वो हमारे क्या करते हैं, दांत को नष्ट करते हैं यानी उसे हानि पहुंचाते हैं। इसलिए किसी पदार्थ को शुद्धता यानी शुद्ध रूप लाने के लिए हमें इन पदार्थों से अवयव को निकालना आवश्यक है। ठीक है, इस तरह आप 3 नंबर क्वेश्चन को आंसर के रूप में दे सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसमें देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर की बात करें तो इसमें क्या है कि देखिएगा कि दिया हुआ है कि बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है। यानी आपके बुक में दिया हुआ है कि बालू है और चीनी के मिश्रण को कैसे हम लोग अलग किया जा सकता है। तो इसको क्या कीजिएगा, यानी बालू और चीनी का जो भी मिश्रण है तो इसको अलग करने की क्या विधि है। यानी सर्वप्रथम बालू और चीनी के मिश्रण को एक जल में घोल लेंगे। क्या करेंगे बाबू, एक जल में घोल लेंगे और चीनी जब जल में पूरी तरह घुल जाएगी, जब चीनी पूरी तरह जल में घुल जाएगी तो इसे एक बीकर में रखकर छान लेंगे। क्या कीजिएगा, यानी जब देखिए इसका आंसर इस तरह लिखिएगा कि सर्वप्रथम बालू और चीनी के मिश्रण को एक जल में घोल लेंगे। घोलने के बाद से यानी जब जल में वह चीनी पूरी तरह घुल जाए तो घुलने के बाद से एक बीकर में उसको जल को पूरी तरह से क्या कर लेंगे, छान लेते हैं और छान कर उसको थिराने के बाद से, जब थिराने के बाद से वो स्थिर हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, निथारते हैं। निथारने के बाद से जो हमारा जल और चीनी का मिश्रण मिलता है उसको क्या करते हैं, वाष्पन विधि द्वारा वाष्पित कराकर हमें ठोस रूप में चीनी प्राप्त हो जाता है। ठोस रूप में क्या होता है, चीनी प्राप्त हो जाता है। इसको आप नमक और बालू का भी मिश्रण को अलग कर सकते हैं। यानी इस विधि से आप नमक और बालू का भी मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो इस तरह आप 4 नंबर का भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि पृथक्करण की किन्हीं 3 विधियों को वर्णन कीजिए। यानी पृथक्करण के बारे में बात कर रहा है। तो पृथक्करण की जो विधि है वो बहुत सारे है, लेकिन यहाँ पर आपको मात्र 3 ही देना है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओसाना। यानी यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है का उसका आंसर यानी 3 को आपको विधि बतलाना है। तो फर्स्ट में लिखिएगा ओसाना लिखकर ओसाना लिखिएगा और इस तरह डैश दे दीजिएगा।
ठीक है, और इसके बारे में लिखिएगा, यानी ओसाने के बारे में लिखिएगा कि ओसाना होता क्या है, और इसको हम लोग पृथक्करण विधि द्वारा किस तरह अनाज को और भूसी को अलग करते हैं। तो इसमें दिखेगा कि आज यानी अनाज को दौड़ी के बाद अनाज से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया, यानी अलग करना क्या होता है, आवश्यक होता है। यानी जो भी हमारा अनाज होता है उस भूसी के साथ मिले होते हैं। क्या होते हैं बाबू, उस भूसी के साथ मिले होते हैं। लेकिन जो हम लोग अलग करने की प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओसाना कहते हैं। तो इसके बारे में लिखिएगा कि अनाज की दौड़ी की प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है, अनाज की दौड़ी की प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है तो उसे अनाज को जब हम भूसी से अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को ओसाना कहा जाता है। ओसाना कहा जाता है। ओसाना यह प्राकृतिक हवा या पंखा के माध्यम से इसको ऊंचे यानी सूप या कलसूप के माध्यम से इसको हम लोग हवा में रहकर ओसाते हैं। हवा में रहकर ओसाते हैं और जो कंकड़ भूसा अनाज से अलग हो जाते हैं और अनाज के रूप में जो हमें अन्न प्राप्त होता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग ओसाना कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ओसाना कहते हैं। तो ये हमारा हो गया ओसाना। उसके बाद से हम लोग दूसरा लिखेंगे चुनना, यानी दूसरा हम लोग लिखेंगे चुनना। चुनना क्या है, यह भी एक पृथक्करण विधि है। तो चुनना में क्या करेंगे कि जो भी हमारा चावल, दाल, गेहूं में यानी कुछ भी कर सकते हैं, चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, मसूर हो गया, मक्का हो गया, यानी आप जो मिश्रण पदार्थ होते हैं उसमें अगर अवांछनीय पदार्थ मिला हुआ हो तो उसको हम लोग चुनकर भी क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इसमें लिखिएगा चावल, दाल, गेहूं आदि में किसी कारण कंकड़ पत्थर मिले होते हैं। साफ चावल या दाल या गेहूं प्राप्त करने के लिए इसे सर्वप्रथम चुनना होता है। क्या होता है बाबू, इसको चुनना होता है। चुनने के बाद से जो हमें साफ प्राप्त मिलते हैं, यानी साफ पदार्थ मिलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुनना कहते हैं। यानी चुनने की प्रक्रिया जब संपन्न होती है और उससे जो हमारा प्राप्त पदार्थ होते हैं वो शुद्ध पदार्थ होते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चुनना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से तीसरा पॉइंट डालेंगे चालना। तीसरा पॉइंट डालिएगा चालना। चालना डालकर और इसको लिखिएगा। इसमें लिखिएगा कि इसमें भी चालना में लिखिएगा कि खासकर ये आटा, बेसन, सत्तू, मैदा में प्रक्रिया चालने की जाती है। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें यानी बेसन, आटा, सत्तू में अवांछनीय अवयव, कीड़ा, चोकर आदि मौजूद होते हैं, जिसे हम लोग चालकर उसे शुद्ध रूप देते हैं। यानी उपयोग से पहले उसे चालकर शुद्ध रूप देते हैं। यह प्रक्रिया चालना कहलाती है। जैसे शुद्ध आटा, शुद्ध मैदा, शुद्ध बेसन इत्यादि। यानी जो अभी ये सब आटा हो गया, सत्तू हो गया, बेसन हो गया, तो इसमें भी क्या होते हैं, अवांछनीय अवयव मौजूद होते हैं, जिसे हम लोग कीड़ा होता है, चोकर होता है, ये सब क्या होते हैं, उसमें मिले होते हैं, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन जो ये चालना की प्रक्रिया है यानी चलने की प्रक्रिया है, तो हम लोग इसको चाल कर उसे क्या करते हैं, उपयोग से पहले शुद्ध रूप देते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, यानी हम लोग क्या जानेंगे, यानी इसका आंसर देने के लिए कि जो चालने की प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चालनी विधि कहेंगे। ठीक है, यानी चालनी पृथक्करण कहेंगे। उसके बाद से देख रहे हैं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जल में मिले अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे। यानी जो जल होता है उसमें जब अशुद्धि मिल जाते हैं तो उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, ये आपको बुक में दिया हुआ है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि जल में मिले अशुद्धियों को हम लोग थिराना
और निथारना और फिल्टर यानी कागज फिल्टर के माध्यम से उसको शुद्ध किया जा सकता है। क्या लिखिएगा कि जल में जब अशुद्धियां मिले होती है तो उसे निथारना यानी उसमें 3 प्रक्रिया गुजारना पड़ेगा। आपको पहले निथारने की प्रक्रिया गुजारना पड़ेगा, उसके बाद से थिराना की प्रक्रिया गुजारना पड़ेगा, उसके बाद से भी अगर वह शुद्ध नहीं होता है तो कागज की जो फिल्टर होता है उससे आपको गुजारना पड़ेगा। तो क्या लिखिएगा आंसर, 6 नंबर में आंसर लिखिए। तो लिखिएगा कि जब जल में अशुद्धियों को हम लोग थिराना, निथारना और फिल्टर पेपर के माध्यम से उसे दूर करते हैं। जल में मिले अशुद्धियां को दूर करने के लिए हम इसे पहले गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद से इस विलयन को ठंडा कर लेते हैं। ठंडा कर लेते हैं। अशुद्धियों का पतले कपड़े में छानकर इसे अलग किया जा सकता है। यानी अशुद्धियों जब अशुद्धियां जो जल में मिले होते हैं उसे गर्म करने के पश्चात हम लोग सूती वस्त्र से उसको छानकर भी अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर में ये भी लिख दीजिएगा कि अशुद्धियों का पतले कपड़े में छानकर अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर दे दिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो इसमें देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि दूध किन किन पदार्थों का मिश्रण है। यानी आपको देखने में तो वो सिर्फ दूध लगता है, लेकिन दूध में भी क्या होता है, अन्य पदार्थ मिले होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। उनको अलग करेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि इसमें भी ये सारे क्या है पदार्थ मौजूद हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा कि दूध में किन किन पदार्थों का मिश्रण है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि दूध में निम्न पदार्थ का मिश्रण होता है। इसका आंसर लिखिएगा बाबू कि दूध में भी निम्न पदार्थ का मिश्रण होता है। दूध पानी, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन का मिश्रण होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको वसा की मात्रा उसमें जांचनी है, यानी कि दूध में वसा है कि नहीं तो मात्रा जांचनी है, तो क्या कीजिएगा, दूध को जमाइएगा, यानी दूध को जब गर्म कीजिएगा तो उसके देखिएगा कि ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर एक छाली के रूप का परत जम जाएगा, यानी छाली के रूप में परत जम जाएगा। और उसको जब हम लोग मथते हैं तो मथने के बाद से देखिएगा वो लैलून निकलता है। और लैलून निकलता है और उस लैलून को हम लोग जब गर्म करते हैं तो वासा यानी फैट निकलता है कि नहीं, वासा निकलता है कि ना, निकलता है ना। उसमें भी क्या होता है, यानी उसमें क्या होता है, दूध में वो मिले होते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से उसमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन उस दूध को गर्म करेंगे, उसके बाद से मथेंगे, जो छाले होगा उसको मथेंगे तो हमें वासा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं विटामिन भी, उसमें विटामिन भी मिले होते हैं। इसको भी हम लोग जांच कर क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी मिले होते हैं, कैल्शियम भी मिले होते हैं, यानी अन्य पदार्थ भी दूध में क्या होते हैं, मिले होते हैं। इस तरह हम लोगों ने अध्याय अपने 5 को कंप्लीट किया, यानी अध्याय 5 में सारे क्वेश्चन को हल किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य आपकी नॉलेज को बढ़ाना है। और यहाँ पर यानी इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी विषयों को अच्छी तरह से तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।